वेलकम बैक ऑन स्ट्रीम ऑफ ड्रीम्स दोस्तों। आज बात होगी एक और ब्रेकआउट शेयर के बारे में। लेकिन आज का जो स्टॉक होगा बहुत ही कम प्राइस का स्टॉक लाए हैं। बहुत ही जिसका टिकट प्राइस भी इवन के उसके जो वैल्यूएशंस हैं उसके मुताबिक भी स्टॉक काफी सस्ता है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक के नाम की तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कंपनी का नाम है भारत सीड्स लिमिटेड। क्या कामकाज करती है कंपनी के नाम से ही पता लग जाता है कि कंपनी सीड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज करती है। कौन सी सीट्स? बेसिकली ये फोर व्हीलर्स के लिए सीट मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज करती है। इसके अलावा भी कंपनी के छोटे छोटे और बिजनेसेस हैं, जैसे कि टू व्हीलर्स की सीट्स भी बनाती है कंपनी। इसके अलावा रेलवे की जो चेयर्स हैं वो भी बनाने का कामकाज करती है। इसके अलावा कार्स में जो कारपेट होता है वो भी बनाने का कामकाज करती है, रूफिंग का। इसके अलावा टू व्हीलर्स के जो फ्रेम्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो बनाने का कामकाज करती है, शीट मेटल्स के पार्ट्स बनाने का कामकाज करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है बेशक डाइवर्सिफाई, एक ड्रॉबैक भी है कंपनी के बिजनेस में, क्योंकि बेसिकली कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो बेसिकली आता है 82% वो कार सीट से ही आता है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो मारुति सुजुकी से ही आता है 84% के आसपास। यानी कि कंपनी अगर मारुति सुजुकी कल को बंद होती है तो भारत सीट का भी बंद होना तय है दोस्तों। लेकिन मारुति सुजुकी आपको पता है देश की नंबर वन कंपनी। आज भी सबसे टॉप मॉडल जो उनका है, जो अक्टूबर 2022 में जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा मॉडल बिका है वो मारुति सुजुकी का बिका गया है, वो है अल्टो मॉडल। और अगर हम टॉप 10 मॉडल्स की बात कर लेते हैं तो उनमें से 7 मॉडल ऐसे थे जो मारुति सुजुकी ने जहाँ पर टॉप किया है। और वहाँ पर जो 3 मॉडल्स थे उसमें से 2 टाटा के थे और एक हांडोई का मॉडल था। यानी कि टॉप 10 में से 7 मॉडल मारुति के बिके हैं। तो इसका सीट्स लगना मारुति की गाड़ी में तो तय है। तो इसके जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूसली अभी चलता जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी महज बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी की अभी जो मार्केट कैप है वो 326 करोड़ के आसपास की कंपनी है। कंपनी का जो स्टॉक पी है, मतलब कि जो स्टॉक है वो कंपनी को 70 की पी पे प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है। काफ़ी अच्छे, अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशंस के आसपास है। वॉरेन बफेट जी का कहना है कि जब भी स्टॉक आपको 15 से 20 पी पे मिल रहा हो तो आपको स्टॉक में एक बार जरूर उसमें नज़र डाल लेनी चाहिए। अगर उसके फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है तो उसको बाय कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो कोई इंडस्ट्री का पी है वो है 23 के आसपास, यानी कि स्टॉक एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी भी काफ़ी सस्ता है। इसके बाद करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वहाँ पर 12% के आसपास की कंपनी के रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो वो लगभग 10% के आसपास की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के सेल के बारे में, तो कंपनी की सेल मार्च 2011 में 430 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और जो पहुंच चुकी है मार्च 2022 में 800 करोड़ के आसपास। यानी कि लगभग 2 गुना के आसपास कंपनी ने सेल को इंक्रीज किया है। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, क्योंकि ये एक किस्म की वेंडर लेवल की कंपनी है जो कि खुद का प्रोडक्ट बनाकर नहीं सेल करती, वो किसी के प्रोडक्ट को बनाकर देती है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो हमेशा कम ही रहते हैं। यानी कि एक किस्म का ये लेबर जॉब का काम करती है ये कंपनी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं जो कंपनी के वो लगभग 6% के आसपास हैं। इतने अच्छे मार्जिन्स के साथ अगर कोई कंपनी कामकाज करती है और मारुति के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, मारुति को प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है, तो काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हम कह सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 8 करोड़ के आसपास हो चुका था। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्च 2020 19-20 में, तो जो नेट प्रॉफिट था वो 28 और 21 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था, जो कि कोविड के बाद काफ़ी अगर बैडली इफेक्ट हुआ था। अब दोबारा 12 डबल डिजिट्स के आसपास इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन हमको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो वही लगभग 4 करोड़ के आसपास की कंपनी का 4 रुपये के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व के बारे में, तो कंपनी के जो रिजर्व 26 करोड़ के आसपास हुआ करते थे और जो बोरिंग थी वो 36 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो जो रिजर्व है वो पहुंच चुके हैं 128 करोड़ के आसपास और जो बोरिंग है वो पहुंच चुके हैं 34 करोड़ के आसपास। यानी कि कंपनी ने जो अपनी बोरिंग है वो उन्हीं लेवल्स के आसपास को मेंटेन रखा है
लेकिन जो रिजर्व है वो कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करे हैं। तो यहाँ पर भी देख रहा है कि मैनेजमेंट अभी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा है कि कंपनी की जो कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगभग 75% के आसपास है। मतलब कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्हीं के पास 75% का शेयर है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास महज 25 शेयर बचते हैं, 100 में से 75 शेयर तो मैनेजमेंट अपने पास खुद रख के बैठा है। तो ऐसी कंपनी जिसके पास प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो और मारुति जैसा नाम जुड़ा हो, तो ऐसी कंपनी में निवेश करना तो बनता है, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस के लिए हो। बेसिकली इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ एक ही कमी है, वो है कंपनी का मारुति के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी, और दूसरी जो कमी है वो अभी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर। लेकिन जब तक ये बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, जब तक मारुति सुजुकी से कंपनी की बनती है, बेसिकली बनती तो रहेगी दोस्तों, क्योंकि बेसिकली ये कंपनी है वो जॉइंट वेंचर से स्टार्ट की गई है दोस्तों। 3 कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, मारुति सुजुकी का, एक इंडियन प्रमोटर्स रेलन ग्रुप के साथ, और एक सुजुकी मोटर के साथ। मतलब कि ये 3 कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिसके साथ ये एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा जॉइंट वेंचर जिसके साथ सुजुकी का नाम जुड़ा हो, मारुति का नाम जुड़ा हो, तो ऐसे वेंचर्स में बहुत कम चांसेस होते हैं डूबने के। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जहाँ तो बात हुई फंडामेंटल्स की, तो अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट पे हमारा हमेशा की तरह फेवरेट जो चार्ट पैटर्न है वही बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लगभग 160 रुपए से ये राउंडिंग बॉटम बनना स्टार्ट हुआ था। काफ़ी देर के कंसोलिडेशन के बाद अब हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बाइंग प्राइस की, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसके मुताबिक जो सबसे पहला बाइंग लेवल होगा वो आपको बाय कर लेना चाहिए 105 रुपए से लेकर के। आपको इस स्टॉक को बाय करना है 105 रुपए से लेकर के लगभग 8 रुपीज़ के आसपास। अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो आपको इस स्टॉक को बाय कर लेना है। यानी कि 105 रुपए से लेकर के 95 रुपीज़ के आसपास आपको इसको बाय कर लेना है फॉर द टारगेट्स। ऑफ टारगेट्स आप देख के हैरान रह जाओगे दोस्तों। सबसे पहला टारगेट 130 रुपए का, यानी कि सीधा सीधा 25 से 30% का आपको रिटर्न मिल जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे टारगेट की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 160 रुपए के लेवल्स, यानी कि 60% के प्रॉफिट्स तो आपके दरवाजे पर पड़े हैं अगर आप इस कंपनी में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर निवेश करते हैं दोस्तों। क्योंकि हम दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।